गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज से अपन 11th क्लास का ऑनलाइन स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले 12th का ऑनलाइन चल रहा था और अब अनुगत रूप से आपको 11th का भी जो सिलेबस अपने पास है नहीं, पर जो भी है उसको बेसिक के रूप में अपन रोज पढ़ते रहेंगे। कोरोना अवधि में बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ। जो पढ़ाई जुलाई से होनी थी सितंबर निकल चुका है और अपन मजबूर होकर के ऑनलाइन पढ़ने की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो जितना हो सकता है अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं और वैसे भी अपन को बेसिक पढ़ना है, क्योंकि सुनने को आ रहा है कि नई बुक्स आने का है 11th क्लास के लिए। तो आपका जो पुराना बुक्स है जो भी चल रहा है रन में, उसका मैं पहला लेसन लेता हूँ। लेसन नंबर 1 है उसका जीव विज्ञान, और ये यहीं से स्टार्ट होता है। यानी अपने 11th में बायोलॉजी अपने सब्जेक्ट लिया है तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ें, जीव विज्ञान बायोलॉजी का ही मतलब समझे कि बायोलॉजी होता क्या है। तो देखो यहाँ पर बायोलॉजी जो है कैसा शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी खुद ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बायोस और एक लोगस। बायोस और लोगस से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है यहाँ पर लाइफ यानी जीवन। बायोस का मतलब क्या हो गया, लाइफ। लाइफ का मतलब हो गया आपका जीवन। और लोगस, लोगस का मतलब हो गया टू स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन बायोलॉजी का मतलब होता है। अब सबसे पहले अपन बात करें कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान क्या है? जीवों का विज्ञान है, बायोलॉजी है। इसका डेफिनेशन क्या कर सकते हैं अपने परिभाषा में, बिल्कुल सिंपल सा काम, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात, विज्ञान की किसी शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो किसी की भी डेफिनेशन बनानी हो तो सीधा काम है, ये जीव है, इसको बाद में बोले विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अपन किसी भी विज्ञान के बारे में, अगर यहाँ रसायन विज्ञान होता, रसायन को ढक लीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान हो जाएगी। तो देन हम सामान्य रूप से इसकी परिभाषा को अपन एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि ये जो बायोलॉजी शब्द है ये किसने दिया। ये शब्द दिया लेमार्क ने। बायोलॉजी शब्द जो था वो किसका है, लेमार्क। लेमार्क के साथ में एक साइंटिस्ट और था, ट्रीवीरेनस। ट्रीवीरेनस, लेमार्क और ट्रीवीरेनस, इन्होंने ये शब्द जो है 1801 में प्रस्तुत किया था। बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रीवीरेनस ने दिया 1801 में। अब हम बात करें कि इस बायोलॉजी की मुख्य दो शाखाएं हैं। वैसे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की अनेक शाखाएं हो सकती है, एग्रोनॉमी हो सकती है, हॉर्टिकल्चर हो सकती है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकती है, साइटोलॉजी हो सकती है, जेनेटिक्स हो सकती है, एम्ब्रियोलॉजी हो सकती है, पेडियोलॉजी हो सकती है, बहुत सारी, जिसके पीछे भी लॉजी लॉजी ये सब अध्ययन ही है। लेकिन बायोलॉजी की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं मानी जाती है, दो शाखाएं, यानी दो ब्रांच है इसकी। कौन कौन सी दो ब्रांच है वो देखें आप। ये बायोलॉजी को अपन दो शाखाओं में बांट सकते हैं, दो ब्रांचों में बांट सकते हैं। एक तो होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब हो गया आपका जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब हो गया आपका वनस्पति विज्ञान। अब देखिए आप इनकी भी अगर डेफिनेशन करना चाहें, जू का मतलब एनिमल्स और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि जंतुओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वही जंतु विज्ञान कहलाती है। यहां से ढक लें इसको, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, गाय भैंस बकरी, मनुष्य भी एक एनिमल्स में आता है।
बीइंग ह्यूमन भी एक एनिमल्स ही है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको अपन जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से बोटनी, बोटन का मतलब होता है हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब होता है झाड़ी यानी वनस्पति। वनस्पतियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी बोटनी है, वनस्पति विज्ञान। तो दोनों की डेफिनेशन हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने इसको लेकर के। इस पाठ में अपनों को ओनली बेसिक पढ़ना है, साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना है और बायोलॉजी के इतिहास के बारे में जानना है कि कब किसने क्या रिसर्च किया और कौन इसके फादर्स कहलाए। तो सब यहाँ पर बायोलॉजी का जो अपने डिवाइडेशन दो भागों में कर दिया है, जूलॉजी और बोटनी। अब हम बात करते हैं कि ये जो जीव विज्ञान है इसके फादर किसको कहें, जीव विज्ञान के जनक किसको कहें अपन, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है भाई, जीव विज्ञान के जनक। जीके के क्वेश्चंस भी हैं, कई पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु यूनानी है, यूनान के रहने वाले व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट रहे हैं अरस्तु। इन्होंने आपको पता हो तो एनिमल्स को दो पार्ट में बांटा था, एक तो एनाइमा में और एक इनेमा में। एनाइमा और एक इनेमा, ये दो पार्ट किए थे इन्हें जंतुओं के। वर्गीकरण देने की कोशिश की थी अरस्तु ने, और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। एनेइमा और इनेइमा केवल एक आध डिफरेंस है, यानी कि लाल खून वाले प्राणी और बिना लाल खून वाले प्राणी। शुरुआत में इसी प्रकार का वर्गीकरण हुआ था। उसके बाद आते हैं अपन जीव विज्ञान के जनक कौन हो गए, अरस्तु। इन्हीं का एक शिष्य था, किनका, अरस्तु का, जिसका नाम था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस किनका शिष्य था, थियोफ्रास्टस किसका शिष्य है, अरस्तु का। तो बेसिकली अरस्तु का शिष्य तो यूनान का ही था, और इसको हम मानते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। किसका जनक है ये, वनस्पति विज्ञान का जनक है। थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान का जनक है, और किसका शिष्य है, अरस्तु का शिष्य है। इस थियोफ्रास्टस ने दो बुक्स लिखी थी, एक तो लिखी थी इंक्वायरी इनटू प्लांट। थियोफ्रास्टस की दो बुकें कौन सी थी, एक तो थी इंक्वायरी इनटू द प्लांट, है ना, एक तो बुक्स का नाम था एक इंक्वायरी इनटू प्लांट, एक बुक्स तो ये थी इनकी, और एक बुक्स थी इनकी काज ऑफ प्लांट्स, द काज ऑफ प्लांट। दूसरी बुक्स का नाम था इनका दी काज ऑफ प्लांट। दो बुक्स लिखी थी। तो वापस स्टार्ट करें अपन। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। अरस्तु ने क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की, इनेइमा और इनेइमा, और इन्हीं के अरस्तु के ही शिष्य थे थियोफ्रास्टस, जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इनकी दो बुक्स थी, एक तो इंक्वायरी इनटू प्लांट और एक थी द काज ऑफ प्लांट। दो बुक्स लिखी थी, कभी पूछी जा सकती है थियोफ्रास्टस द्वारा रचित दो पुस्तकें कौन सी थी, तो एक तो इंक्वायरी इनटू प्लांट और एक द काज ऑफ प्लांट, दो बुक्स थी इनकी। अब आगे बात करते हैं अपन कि कैरोलस लिनियस कौन था। हम इस पाठ में बेसिक बात करेंगे और आपके लेसन्स में दिया हुआ ही है, और जो भी बुक्स आएगी उनमें ये चीजें आपको जरूर मिलेगी। कैरोलस लिनियस की बात करूं मैं, कैरोलस पहले भी नाम सुना है आपने, और लिनियस, कैरोलस लिनियस, इन्होंने वर्गीकरण, स्वीडन का रहने वाला था कैरोलस लिनियस। इनका वास्तव में नाम क्या था कैरोलस लिनियस का, कार्ल वान लीने। इनका मूल नाम क्या है कैरोलस, इनका कार्ल वान लीने नाम है इनका। मूल नाम तो इनका ये था कार्ल वान लीने, लेकिन इन्होंने क्या करा कि वर्गीकरण की पद्धति दी थी बाय नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। किसी भी जंतु या पादप का नाम
दो पदों में दिया जाए, द्विनाम पद्धति में इन्होंने जो नामकरण नोमेनक्लेचर दिया था, इस कारण से इन्होंने नाम भी अपना कार्ल वान लीने के स्थान पर केरोलस लीनियस रख लिया। इसको क्या बोलेंगे अपन? केरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक है ये। किसका? आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक। देखो आप, केरोलस लीनियस जिनका मूल नाम है कार्ल वान लीने, और ये क्या? आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक है। द्विनाम पद्धति दी थी इन्होंने। इनकी बुक्स का नाम देखो आप, पूछ लेते हैं कभी कभी कि केरोलस लीनियस ने कौन कौन सी बुक्सें लिखी थी। तो इनकी पहली बुक्स थी बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। क्या थी? बेसिक, दो बुकें थी इनकी, एक तीन, बेसिक टैक्सोनॉमी, बेसिक टैक्सोनॉमी यानी कि टैक्सोनॉमी कहते हैं क्लासिफिकेशन को, फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। एक बुक तो ये थी इनकी जिन्होंने वर्गीकरण का बेसिक बताया था। एक थी इनकी दूसरी जेनेरा प्लांटेरम और एक थी स्पीसीज प्लांटेरम। दूसरी थी जेनेरा प्लांटेरम और एक थी स्पीसीज प्लांटेरम। तो देखो केरोलस लीनियस कौन है? आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहलाता है ये। इनका मूल नाम क्या था? कार्ल वान लीने। कहां के रहने वाले थे ये? स्वीडन के। स्वीडन का रहने वाला है केरोलस लीनियस। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक है ये। और इसकी जो बुक्स हैं वो तीन बुक्स हैं, बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, जिस प्रकार से मनुष्य का नाम क्या है? होमो सेपियंस, वंश और जाति। होमो सेपियंस कैसे? देखो, ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 पद लिखे हैं। के फॉर किंगडम, किंगडम का मतलब जगत। पी फॉर फाइलम, फाइलम का मतलब संघ। सी फॉर क्लास, क्लास का मतलब वर्ग। ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब गण। और ये कुल, और ये वंश जीनस, और ये जाति स्पीसीज की जाति। देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 ये वर्गीकरण पदानुक्रम थे किसके? केरोलस लीनियस के। तो जैसे हम मनुष्य का नाम रखते हैं तो मनुष्य का नाम क्या हो गया? वंश और जाति साथ में लिखेंगे दो पद में, तो होमो सेपियंस। होमो यहां पर वंश है और सेपियंस यहां पर जाति है। मैंजीफेरा इंडिका आम का नाम। सोरगम वल्गेर ज्वार का नाम। क्रो स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस कौवे का नाम। जियामेज मक्का का नाम। तो यहां पर देखो केरोलस लीनियस का नाम बहुत ही आदर से लेना पड़ता है। कारण क्या है कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक ये पादपों में और जंतु में वर्गीकरण की जो रूपरेखा बनाई थी और द्विनाम पद्धति दी थी वो केरोलस लीनियस के द्वारा ही दी गई थी। इसके बाद बात करते हैं अपन इनका योगदान क्या है। केरोलस लीनियस का योगदान क्या है? एक तो सजीवों की द्विनाम पद्धति दी थी, एक पादपों में लैंगिक वर्गीकरण किया था इन्होंने। क्या योगदान है इनका? केरोलस लीनियस का क्या योगदान मानेंगे अपन? एक तो द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की, और दूसरा क्या था इनका कि पादपों में लैंगिक वर्गीकरण, है ना, पादपों में लैंगिक वर्गीकरण भी इन्होंने प्रस्तुत किया। तो देखिए यहां पर केरोलस लीनियस इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई सी भी बुक्स बने, कोई सी भी बुक्स आए, केरोलस लीनियस का नाम नहीं छोड़ा जा सकता। जब भी वर्गीकरण की बात होगी केरोलस लीनियस जरूर आएगा। मूल नाम बताया मैंने, कहां का रहने वाला था, वो सारी चीजें अपन ने कंप्लीट की। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे अगले साइंटिस्ट की बात करें, स्लाइडेन और स्वान। इसका नाम सुना होगा आपने, स्लाइडेन और स्वान। उसका 10th में भी आपने पढ़ा हो। क्या दिया था इन्होंने? कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन और स्वान, देखो आप, स्लाइडेन व स्वान।
इन्होंने वही कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन-स्वान ने। स्लाइडेन-स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और क्या कहा? दो तीन बातें रखी थी कोशिका सिद्धांत में। उसमें कहा था कि किसी भी सजीव की आधारभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। यानी पहली बात दी इन्होंने कि सजीवों की आधारभूत का मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक आधारभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ये मैं बता रहा हूं, स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत में कौन सी तीन बातें रखी? वो रखी थी कि सजीवों की आधारभूत इकाई यानी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। दूसरी बात रखी थी उन्होंने कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पहले से विद्यमान कोशिका से होता है। यानी नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये दूसरी बात रखी थी। और तीसरी बात रखी इन्होंने कि प्रत्येक कोशिका में उस जीव के सभी लक्षण उपस्थित होते हैं। जो भी कोशिका होती है उस कोशिका में वो जिस जीव की है उस जीव के सभी लक्षण उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये था स्लाइडर और स्वान। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट साइंटिस्ट की। वो था आपका जेबी लेमार्क। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो आपके लेसन 1 में दिए हुए हैं। और ये सब के सब ऐसे बेसिक हैं कि जिनके ऊपर सामान्यतः जो एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं किसी के भी, उनके अंदर इन बातों को पूछ भी लिया जाता है। और ये हमारे लेसन नंबर 1 में भी दिया हुआ है। हमारे लेसन नंबर 1 में जो मेन चीज दी है वो तो है सजीवों के गुण, यानी सजीवों के लक्षण। सजीव क्या है? उसके लक्षण हैं कि सजीवों में गति होती है, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव पोषण करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीवों में संवेदनशीलता होती है, सजीवों में उपापचय की क्रियाएं होती है। ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। हम वहां तक पहुंचे, इस पार्ट के एंड तक पहुंचे, उसके पहले कुछ साइंटिस्टों के बारे में दिया हुआ है। 5-7 तो उसने जो कि इंडियन साइंटिस्ट बता रखे हैं, जैसे कि आपका चरक बता रखा है, सुश्रुत बता रखा है, जगदीश चंद्र बोस बता रखा है, बीरबल साहनी बता रखा है, MS स्वामीनाथन बता रखा है, इसके अलावा पंचानंद माहेश्वरी बता रखा है। और भी इसमें है 3-4-5 आपके साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं बात करूं किसकी, इसके नेक्स्ट बात स्लाइडेन-स्वान के बाद अपन लेके आते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसने सिद्धांत भी दिया और सिद्धांत भी फ्लॉप हो गया। कौन था? जेबी लेमार्क। जेबी लेमार्क नाम देखते याद आ गया होगा आपको कि 10th क्लास वाला ही है, लेमार्क है ये। इसने क्या सिद्धांत दिया था? इसने कहा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। किसने कहा? जेबी लेमार्क ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, यानी जीव अपने जीवन काल में जितने लक्षणों को ग्रहण करता है अनुभव से, अभ्यास से, या अपने जीवन में जो लक्षण उसमें आ जाते हैं वो लक्षण उसकी अगली पीढ़ियों में क्या हो जाते हैं? वंशानुगत हो जाते हैं। और उसके लिए वो कहा था उसने, जिराफ की गर्दन का उदाहरण दिया था। तो बहुत सारे उदाहरण दिए थे उसने कि भाई इसका कारण क्या है, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हुई, घास चरता था, वो वाली बात जो 10th में आपने पढ़ी हो, या फिर अपन जब ऑफलाइन रहेगी तो वो चर्चा करेंगे एज ए स्टोरी इसकी। यहाँ इतना याद रखें, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण ग्रहण करता है वो उसकी आने वाली पीढ़ियों में चले जाते हैं। ये सिद्धांत फ्लॉप हो गया था। वैज्ञानिक बिजमैन ने इसको तोड़ दिया था चूहों की पूंछें काट करके। 20 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ काटी, तब भी 21वीं पीढ़ी में चूहों के पूंछ आई थी। इस प्रकार के कुछ उदाहरण देकर के उसने इस उपार्जित लक्षण को तोड़ दिया, खंडन कर दिया। वर्तमान में ये मान्य नहीं है, बस पढ़ने के काम आ रहा है। हाँ, उसके बाद आता है चार्ल्स डार्विन। इसके द्वारा दिया गया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो मान्य है। इस सिद्धांत से क्या होता है कि वे जीव जो अपने आप को पर्यावरण के प्रति
अनुकूलित कर लेते हैं वही जीवित रहते हैं, अदरवाइज मर जाते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अच्छा बताओ, चार्ल्स डार्विन मेंडल के टाइम का है, मेंडल को फ्लॉप करने वाला भी चार्ल्स डार्विन ही था। इसके बाद बात करें अपन ग्रेगर मेंडल की, जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल ने काय के प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर और संकरण के प्रयोग किए थे और मेंडलवाद प्रस्तुत किया था, यानी आनुवंशिकता के नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, शुद्धता का नियम, स्वतंत्रता प्यून का नियम, ये मेंडल का ही दिया हुआ था। और इसको क्या कहते हैं? मेंडल को मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल काय के प्रयोग किए थे? संकरण के प्रयोग। किस पे किए थे? उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोग किए थे मेंडल ने, उद्यान मटर पर किए थे। इसको क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का जनक, आनुवंशिकता का जनक किसको बोलते हैं? जॉन ग्रेगर मेंडल को, मटर के। अच्छा, इन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे मेंडलवाद। अब मेंडलवाद में कितने थे? 3। पहला था आपका प्रभाविता का, दूसरा था आपका शुद्धता का और तीसरा था पृथक्करण का। तो मेंडल भी खत्म होता है, बस शॉर्ट में कर रहे हैं अपन इनको। एक था जेम्स वाटसन, वो क्रिक, बहुत अच्छा शानदार नाम है ये, और आपको बता दूं कि इसकी डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलेगी। वाटसन और क्रिक शॉर्ट में जानते हो आप इसको, वाटसन व क्रिक। ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल या संरचना, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो था वो वाटसन क्रिक ने दिया था। आपने पढ़ा हो 10th क्लास में, इस प्रकार से देखेंगे अपन जब इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। यहां बस इतना जाने कि वाटसन और क्रिक जो थे, इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। उसके बाद रॉबर्ट वुडवर्ड है, रॉबर्ट वुडवर्ड ने किया था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कृत्रिम संश्लेषण किया था रॉबर्ट वुडवर्ड, रॉबर्ट वुडवर्ड ने क्या किया था? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसे कहते हैं? पर्णयुक्त का। इसका क्या किया इन्होंने? कृत्रिम संश्लेषण किया, कृत्रिम संश्लेषण। रॉबर्ट वुडवर्ड ने क्लोरोफिल का कृत्रिम संश्लेषण किया था। इसके बाद में एक बहुत बढ़िया चीज लेकर आता हूं मैं, जॉन गार्डन, एक साइंटिस्ट और था जॉन गार्डन। इन्होंने क्या किया कि जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक भी कह सकते हैं उसको, केंद्रक को, उसका ट्रांसप्लांट किया। किसमें? मेंढक, ट्रांसप्लांट करके मेंढक का क्लोन बनाया था। यानी कि ये पहला कशेरुकी क्लोन था, पहला कशेरुकी क्लोन बनाने का श्रेय किसको जाता है? जॉन गार्डन का। इन्होंने क्या किया? नाभिकीय ट्रांसप्लांटेशन से मेंढक का क्लोन बनाया। इसके बाद अपन आते हैं हमारे भारतीय साइंटिस्टों के बारे में बात करते हैं। थोड़े से हमने विदेशियों के बारे में बात करी और ये सब जीके के क्वेश्चन टाइप हैं जो बेसिक में अपन ने पढ़े। अब अपन बात करते हैं इंडियंस के बारे में। तो मैं आपको जो आपकी बुक्स में बता रखे हैं 5-7, उनके बारे में नाम बताता हूं, उनके कौन कौन है अपने, जिनको अपन को उनकी जीवन शैली, उनका जीवन व्रत और उनकी देन क्या रही वो बताता हूं। सबसे पहला था महर्षि चरक, दूसरा था आपका सुश्रुत, तीसरा है आपका जगदीश चंद्र बोस, सभी की डिटेल्स करेंगे अपन। चौथा था आपका मान लो बीरबल साहनी, पांचवा है आपका पंचानन माहेश्वरी, छठा है आपका करमचंद मेहता, और सातवां जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है वो है M.S. स्वामीनाथन। ये 7 भारतीय साइंटिस्टों के बारे में आपकी बुक्स में दिया हुआ है। अच्छा, अगर बुक्स चेंज होती है, नहीं भी आते हैं,
तब भी अपन को इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लासेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ जा सकते हैं। चरक, चरक नाम क्यों पड़ा? चल धातु है और इसका मतलब होता है चलना। ये दूर दूर तक पैदल चल करके इलाज करने जाते थे, इसलिए इनका नाम चरक पड़ गया। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, ऐसा लोग कहते हैं, संहिता। लेकिन मैं बताऊं वास्तव में कि चरक ने जो चरक संहिता लिखी थी यह संशोधित रूप था। किसका? चिकित्सा के पिता हैं चरक को, फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। शल्य क्रिया के पिता कौन है? सुश्रुत। मेडिसिन के कौन है? चरक। अब चरक के लिए कहते हैं कि चरक ने चरक संहिता लिखी थी। अब चरक संहिता वास्तव में इन्होंने लिखी नहीं थी, ये तो एक संशोधित था। किसका? आचार्य अग्निवेश की अग्निवेश तंत्र। आचार्य अग्निवेश का अग्निवेश तंत्र एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ में चरक ने अपने कुछ अध्याय जोड़ दिए और उसको चरक संहिता के नाम से जाना जाने लगा। चरक की एक बहुत बढ़िया बात आती है, चरक का कहना था कि रोग क्यों होते हैं? त्रिदोष के कारण। किसके कारण होते हैं? त्रिदोष। अब त्रिदोष पे कौन होते हैं? वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष बताए इसने। चरक के अनुसार रोग होने का कारण वात, पित्त और कफ था। यानी कि अगर वात, पित्त और कफ का असंतुलन शरीर में हो जाए तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा। इसलिए वो सबसे पहले क्या करते थे? किसी भी व्यक्ति को वात और पित्त के बैलेंस बना देते, इसका संतुलन स्थापित करते थे शरीर में, तो रोगी ठीक हो जाया करता था। उसके बाद आता है अपना सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या लिखी थी? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत ने क्या लिखी? सुश्रुत संहिता। इसको प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। शल्य चिकित्सा का जनक था। ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में भी बहुत सारे शल्य उपकरण रखता था और बहुत जटिल ऑपरेशन करता था, जैसे कि नेफ्रॉन, रक्त नलिका से पथरी निकाल देता था, आंखें मोतियाबिंद का इलाज कर देता था। अच्छा, उस टाइम को क्या था आपको बताऊं मैं कि ये विश्वामित्र का तो वंशज था और धन्वंतरी ऋषि के आश्रम में इसने शिक्षा प्राप्त की थी। धन्वंतरी, आयुर्वेद भगवान है धन्वंतरी भगवान, तो आयुर्वेद भगवान कहते हैं उनको। तो धन्वंतरी के आश्रम में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी सुश्रुत जी ने, और ये विश्वामित्र जी के वंशज थे, यानी उच्च कुलीन व्यक्ति था। अच्छा, इनकी जो है किताब थी जिसको अरबी भाषा में, सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। पूछा गया है कितनी बार, किताबे है सुरसुंद, किताबे है सुरसंद। इसका किसमें अनुवाद हुआ अरबी भाषा में? किताबे ए सुरसंद, इस नाम से अरबी भाषा में भी रूपांतरित की गई है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सुश्रुत संहिता का अन्य किस भाषा में, अरबी भाषा में किस नाम से रूपांतरण हुआ था? तो किताबे सुरसंद के नाम से इसका जो रूपांतरण हुआ था। एक बात और देखिएगा कि उस जमाने में जब शल्य क्रिया करते थे तो बेहोश करने की कोई दवा नहीं हुआ करती थी, तो एनेस्थीसिया बोलते हैं बेहोश करना, एनेस्थीसिया, जिसको संज्ञाहरण भी कहते हैं। तो संज्ञाहरण कैसे करते थे? शराब पिला करके उस व्यक्ति को जिसकी शल्य क्रिया करनी थी उसका संज्ञाहरण, यानी उसे एनेस्थीसिया कैसे देते थे, उसको बेहोशी में कैसे लाते थे, उसको मदहोश कैसे करते थे, जिससे शल्य क्रिया करते समय उसको दर्द ना हो, काटने पेट में उसको दर्द ना हो, और वो आराम से क्या करवा ले, अपनी शल्य क्रिया करा ले, तो उसमें शराब पिलाया करते थे। ऐसा कहते हैं सुश्रुत संहिता के अंदर, सुश्रुत संहिता में जो जिसका साइंटिस्ट सुश्रुत है उसका। उसके बाद जगदीश बोस की बात करता हूं, ये वो साइंटिस्ट है जो डॉक्टरेट उपाधि रखता है। इसके अलावा रॉयल सोसाइटी का फेलो बना गया था, जैव भौतिकी का इसने अध्ययन किया था। और इसके साथ में जुड़ी हुई बहुत अच्छी बात जो कंप्यूटर एग्जाम पूछी गई है, कंपानु कुंचन। आपने छुई मुई देखी, लाजवंती भी कहते हैं, छुई मुई भी कहते हैं, और माइमोसा पुडिका इसका बोटनिकल नाम है, माइमोसा पुडिका। किसका? छुई मुई का, लाजवंती का। डोंट टच मी भी कहते हैं, हाथ लगाते अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेती है। तो इन्होंने क्या किया था, इस क्रिया को बोला कंपानु कुंचन। जैसे स्पर्श करते हैं इनके जीव द्रव्य में विद्युत तरंगें उत्पन्न होती है और जीव द्रव्य तने की ओर बढ़ जाता है, पत्तियां मुड़ जाती है। इसी प्रकार से था भारतीय टेलीग्राफ प्लांट, भारतीय टेलीग्राफ, जिसको डेस्मोडियम
गार्गेरेंस बोलते हैं, डेस्मोडियम गार्गेरेंस। डांसिंग प्लांट भी बोलते हैं इसको, डांसिंग प्लांट। क्यों बोलते हैं डेस्मोडियम इसको? क्योंकि ये क्या होता है कि जब इसको छूते हैं तो अपने आप इसके जो पन्ना के ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके अलावा क्या था, एक उपकरण बनाया था इन्होंने जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बोस का कौन सा उपकरण था? क्रेस्कोग्राफ, जिससे क्या करते थे, नाप करते थे। क्या का नाप? पौधों के अंदर उत्पन्न धीमी से धीमी गति को भी मापा जा सकता है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। तो ये उपकरण किसके नाम था? जगदीश चंद्र बोस के नाम था। इसके अलावा जो क्रायोनोबायोलॉजी चलती है जिसमें पादप जैविक जातियों का अध्ययन करते हैं, वो भी जगदीश चंद्र बोस की जो भौतिकी थी और जो उसका अध्ययन था उसी पर आधारित था। तो बच्चों आज मैंने आपको पूरा टोटल लेसन 1 का बेसिक बताया है। इसके बाद हम कल बाकी के जो बच रहे हैं अपने बीरबल साहनी पंचांग उनके बारे में कुछ बात करेंगे, और इसके बाद अपन जीव क्या है या सजीव किसे कहते हैं और सजीव और निर्जीव में तुलनात्मक अंतर करेंगे। सजीव के गुण पढ़ेंगे कि सजीव क्या क्या करते हैं, सजीव गति करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव पोषण करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव वातावरण के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, सजीव में उपापचय की क्रियाएं होती है। तो बहुत सारे सजीवों के गुण देखेंगे, उसमें देखेंगे विशिष्ट गुण कौन से हैं, उनकी बात करेंगे। ओके ठीक है, इतना किया है, आप आगे से इसका स्टडी करते रहें और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। ओके।